जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्लेन हाईजैक किया गया था पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा IC-814। देखिए, इंडियन एयरलाइंस का फ़्लाइट जो था IC-814 जो नेपाल के काठमांडू में जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से ये फ़्लाइट जो है अपने उड़ान भरी और वह दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। देखिए, 24 दिसंबर 1999 का दिन था। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट जिसका नाम था IC-814, उसने क्या हुआ, टेक ऑफ किया, वहाँ से टेक ऑफ किया और कहाँ आ रही थी, नई दिल्ली। इसी के क्रम में क्या हुआ कि 5:30 बजे का समय था। पाकिस्तान के 4 आतंकवादी और एक उसका हेड, टोटल मिला के 5 आतंकवादी जो था उस फ्लाइट में बैठ गया था। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि देखिए होता क्या है कि कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट जैसे होता है कि किसी को मान लीजिए लाहौर से आना है दिल्ली, तो क्या होगा, मान लीजिए वो चाहता है कि हम काठमांडू होते हुए हम दिल्ली जाएं, तो क्या करेगा, लाहौर से वो काठमांडू के लिए फ़्लाइट पकड़ेगा। तो काठमांडू एयरपोर्ट पे उसका चेकिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने ये कोई भी एयरपोर्ट है वो मान लेता है कि जो व्यक्ति कहीं दूसरे जगह से आया है वहाँ पे इसको अच्छी तरह से चेकिंग हो गया होगा। तो इसी का फ़ायदा उठाया कौन? पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। तो पाकिस्तानियों ने हुआ क्या कि जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वहाँ पे क्या हुआ कि हथियार लेके और 5 आतंकवादी इस फ्लाइट में चढ़ गए और वहाँ से इस्लामाबाद से वो चले गए काठमांडू जाने के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पे उनका कोई चेकिंग नहीं हुआ और उसी का फ़ायदा उठा के वो सब किस में बैठ गए, IC-814 के विमान में वो लोग बैठ गए। और जब 5:30 बजे का समय हुआ, फ़्लाइट टेक ऑफ करके जब भारत के क्षेत्रीय सीमा में आ गया, भारत के क्षेत्र में आ गया, तब जो इसका आतंकवादी का जो मेन हेड था उस 5 ग्रुप का, जिसका नाम था क्या, इब्राहिम अख्तर था। तो इब्राहिम अख्तर के नेतृत्व में ये सब खेला। जो आगे प्लेन हाईजैक की कहानी होगी वो आगे बढ़ेगी। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्लेन आ रही थी उसका चालक कौन था, मतलब किस व्यक्ति को ये कमान सौंपा गया था कि आप इस फ्लाइट को दिल्ली तक पहुंचाइए। तो देखिए, उनका कैप्टन जो था देवी शरण, कैप्टन कौन था उसका, देवी शरण, और को पायलट जो होता है वो कौन थे, राजेंद्र कुमार को पायलट। एक हो गया कैप्टन, दूसरा हो गया को पायलट, और तीसरा फ्लाइट इंजीनियर जो थे अनिल कुमार जागिया। कौन थे? अनिल कुमार जागिया फ्लाइट इंजीनियर थे। और इसमें पैसेंजर की संख्या जो थी 171 और क्रू मेंबर की संख्या 13 और 5 आतंकवादी थे, जिसका हेड जो था इब्राहिम अख्तर था। इब्राहिम अख्तर जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन, देखिए पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है मुजाहिदीन, उसी का ये मेंबर था। 24 दिसंबर 1999 को शाम के 5:30 बजे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए 24 दिसंबर एक दिन पहले और 25 दिसंबर क्या होती है, क्रिसमस। तो सभी लोग खुशी मना रहे थे कि कल क्या है, क्रिसमस है, हम लोग घर जाएंगे, अच्छे से डेकोरेशन होगा घर का, मतलब हम लोग क्रिसमस की तैयारी करेंगे कल। मतलब ये सोच के सभी लोग एकदम मग्न थे, खुशी में झूम रहे थे, मतलब मन में ही कि इतना खुशी उल्लास था कि आज हम लोग काठमांडू हम घूम के जा रहे हैं। जो व्यक्ति घूमने गए थे, एक हम व्यक्ति का नाम बताएंगे, जो रुपेन कातियाल अपनी पत्नी के साथ गए थे घूमने के लिए और उनका हत्या कर दिया जाता है इन आतंकवादियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से ये टेक ऑफ किया। तो जब हाईजैक कर लिया गया तो आतंकवादियों का कहना था इस प्लेन को कंधार ले चलो। कहाँ पे? अफगानिस्तान का जो एरिया है कंधार, वहाँ पे इसको ले जाया जाए। लेकिन हमारे जो चालक थे, पायलट जो थे, उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग का उपयोग करके और समझदारी दिखाई। उन लोगों ने कहा कि देखिए, ये जो फ्लाइट है इसका जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक में उतना ही तेल भरा जाता है जहाँ तक ये जाती है। तो काठमांडू से दिल्ली आने के लिए जितना फ्यूल लगता है उतना ही फ्यूल इसमें डाला गया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल डाला जाता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। तो ये लोगों ने बोला कि जो फ्लाइट इंजीनियर थे तथा और जो दोनों पायलट थे वो सभी मिलके विचार किए और बोले कि ये फ़्लाइट जो है दिल्ली से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन लोगों ने कहा नहीं, दिल्ली हम तो जाने देंगे नहीं। जो आतंकवादी था इस सब ने बोला कि दिल्ली तो हम जाने देंगे नहीं। तो विचार किया गया कि हमको कहाँ उतारना, अमृतसर एयरपोर्ट पे। तो चलिए अमृतसर एयरपोर्ट पे उतार दिया गया। उसके बाद कहा गया कि यहाँ पे क्या करना है, फ्यूल में टैंक में फ्यूल डालना है। तो देखिए थोड़ा सा वहाँ लेट हो गया, हमको 45 से 50 मिनट का समय मिला था, लेकिन फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं भरा गया था। हम लोग विचार ही कर रहे थे, अगर भारत सरकार चाहती तो यहीं पे मान लीजिए कुछ सिविलियन का हम लोग को जान गंवाना पड़ता, लेकिन हम लोग क्या करते, इस 5 आतंकवादियों को पकड़ लेते
जिंदा या मुर्दा, और उसके बाद जो हमको कीमत आगे चुकाना पड़ेगा वो भी नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन भारत सरकार कोई कदम नहीं उठाई और आतंकवादियों को लगने लगा कि भारत हमारे साथ साजिश कर रहा है। इसलिए क्या हुआ कि फिर से बंदूक के नोक पर और पायलट को बोला कि तुम क्या करो, यहाँ से टेकअप करो, जितना ही फ्यूल है उतना ही फ्यूल। और तो पायलट ने बोला कि कंधार नहीं पहुँच पाएगी, तो बोला कि कंधार नहीं पहुँच पाएगी तो हम लाहौर में उतार देंगे। तो कहाँ हुआ कि पाकिस्तान की इधर मतलब प्लेन को लेकर जाने स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि प्लेन जब पाकिस्तान की इधर बढ़ रही थी तो पाकिस्तान के जितने भी हेड कमांड थे तो वो सभी ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में तुमको हम लैंडिंग करने नहीं देंगे। लेकिन यह ज़बरदस्ती उस क्षेत्र में ले गए और समय रात हो गया था। देखिए यहाँ 5:30 बजे का समय था काठमांडू में, और यहाँ पे जाते जाते 2 घंटा लगे गया, 7 बज गया तो पूरा लाइट अंधेरा हो गया। तो अंधेरा जब हो गया तो क्या किया गया कि जितने भी अमृतसर के बाद लाहौर, तो लाहौर में क्या हुआ कि अंधेरा हो चुका था, तो रात का समय था। क्या किया गया कि जितने भी एयरपोर्ट्स का लाइट था सभी को बंद कर दिया गया, इसी फ्लाइट को देखते हुए कि इस फ्लाइट का यहाँ पे लैंडिंग हम नहीं करवाने देंगे। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा था, उसको डर था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा पोल खुल जाएगा कि हम क्या करिए, एक तो अपहरण करवाएं और वहाँ पे इसको हम जहाज़ को उतरने दिए। तो ऐसा करने से मना किया, लेकिन सभी को पता ही था कि आतंकवादी पाकिस्तान का है। फिर भी क्या हुआ कि फ्लाइट में फ्यूल कमी थी, तो ये लोगों ने बोला, जो पायलट थे वो बोला कि हम लोग को क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगा। तो क्रैश लैंडिंग करने के लिए तो वो जब नीचे आए तो उनको लगा कि ये तो रोड है, रोड देखा तो फिर सब बात किए किससे, लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात किए। तो अथॉरिटी के जो मेंबर थे वो लोगों ने बताया ठीक है हम लोग उतरने देते हैं, क्रैश लैंडिंग नहीं करने देंगे, और क्या किया जाए, इसको लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा जाए। तो देखिए शाम के कितना 8 बजे 8:07 में लाहौर एयरपोर्ट पे यह फ्लाइट को लैंड कराया गया, वहाँ पे फ्यूल डाला गया। उसके बाद फ्यूल डालने के बाद इस फ्लाइट को फिर से टेक ऑफ किया गया। तो टेक ऑफ जाना था कहाँ पे, इसको कंधार। अब देखिए अफगानिस्तान उसमें बहुत पिछड़ा हुआ था, अभी भी पिछड़ा है। तो पाकिस्तान के पास तो था लाइट, लेकिन अफगानिस्तान में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जो रात में जो लैंडिंग होती है, जो लाइट के व्यवस्था के साथ रात में जो लैंडिंग किया जाता है, वहाँ व्यवस्था अवेलेबल नहीं था। तो कंधार का जो एयरपोर्ट का जो मेंबर था, अथॉरिटी का मेंबर था, उस सभी ने मना कर दिया कि कंधार में हम लोग यहाँ पे फ्लाइट को हम नहीं उतार पाएंगे। तो क्या हुआ कि उस फ्लाइट को कहाँ पे ले गया, दुबई। उस फ्लाइट को दुबई का जो अल मिनहाद एयरपोर्ट का क्या नाम है, अल मिनहाद एयरपोर्ट पे वो ले गया गया। अब देखिए वहाँ क्या था कि जितने भी बूढ़े व्यक्ति थे, बीमार व्यक्ति थे, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी जिसका नाम था रुपेन कात्याल। इन सभी व्यक्ति को लगभग कितना 27 व्यक्ति, टोटल 27 व्यक्ति को जो है दुबई में क्या किया गया, उतार दिया गया। प्लेन से क्या किया गया, उतार दिया गया। और उसके बाद जितने भी व्यक्ति बचा उस सभी को फिर से दुबई में फ्यूल फिर से भरा गया। और फ्यूल जब भर गया दुबई में तो उसको फिर से कहाँ ले गया, कंधार की इधर। लेकिन सबसे पहले कंधार नहीं, बोला था काबुल ले जाएंगे, ठीक है। काबुल का वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो काबुल जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद इसको कहाँ ले गया, कंधार। देखिए कंधार एक ऐसा इलाका था जहाँ पे तालिबानियों का अधिकार था। किसका, तालिबान के कब्जे में था, और वहीं पे इसको ले जाया गया। अब हुआ क्या कि भारत सरकार एक कमेटी गठन की और भेजी, वहाँ पे कंधार भेजी कि जाइए आप निगोशिएट करके आइए, मतलब उनका क्या कहना, क्या मांग है। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक काटजू के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, और कमेटी में कौन थे, आईबी के अधिकारी जो थे अजीत डोभाल। देखिए अजीत डोभाल बहुत बड़े आदमी हैं, अभी जो भारत का सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं कौन है, अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल उस समय आईबी के मतलब वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे। देखिए इसके बाद जब ये घटना घट जाती है 1999 में, तब 2004 में इनको क्या बनाया जाता है, आईबी के चीफ बनाया जाता है बाद में। लेकिन उस समय ये वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे। इनको भी उस कमेटी में भेजा गया नेगोशिएट करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए भेजा गया कि क्या डिमांड है, आतंकवादियों का क्या मांग है, क्यों भारत का प्लेन हाईजैक किया गया। तो देखिए आतंकवादी का डिमांड था 36 आतंकवादी, जो भारतीय जेल में 36 आतंकवादी कैद थे उस सभी को रिहा किया जाए। उसके बाद सज्जाद अफगानी की लाश, देखिए भारत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सज्जाद अफगानी, उसकी लाश को मांगा गया, डिमांड किया गया कि उसका लाश हमको चाहिए। उसके बाद क्या किया गया, देखिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की गई। तो भारत सरकार निगोशिएट करते करते जितना भी डिमांड था सभी को हटा के और तीन व्यक्ति को रिहा करने पर भारत सरकार राजी हो गया, जिसका नाम था मौलाना मसूद अजहर, उसके बाद मुश्ताक अहमद जरगर, और उसके बाद दूसरा क्या नाम था, अहमद सईद शेख। देखिए भारत के पास ये समस्या एक उत्पन्न हो गया
कि मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद, ये दोनों जो व्यक्ति जो थे जम्मू कश्मीर के जेल में बंद थे। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के जेल में बंद थे। तो जम्मू कश्मीर के उस समय जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो क्या थे? फारूक अब्दुल्ला। देखिए, शेख अब्दुल्ला के बेटा कौन है? फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला के बेटा होंगे कौन? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला अभी हैं। तो क्या हुआ कि रॉ के अधिकारी अमरजीत सिंह दुल्लत के नेतृत्व में एक कमेटी भेजा गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, बातचीत करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला से क्या करने के लिए? बातचीत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला से कहा गया कि आप क्या करिए, इस दोनों को छोड़ दीजिए ताकि हम क्या कर सकें, जो सिविलियन हमारे वहाँ पे हैं, जो कंधार में फंसे हुए हैं, उस सभी को हमको रिहा करवाना है। तो भारत सरकार देखिए एक तरह से घुटना टेक चुकी थी। भारत सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई निर्णय ले सके। मतलब एक ही ऑप्शन था कि जितने भी आतंकवादी को डिमांड किया गया था और भारत सरकार मान गई थी 3 आतंकवादी को छोड़ने के लिए। देखिए, तो क्या हुआ कि तीनों आतंकवादी को अब रिहा किया जाएगा। देखिए, तीनों आतंकवादी को यहाँ से 31 दिसंबर 1999 को, देखिए 24 दिसंबर को ये प्लेन हाईजैक हुआ था और 31 दिसंबर, लगभग 7 दिन, ये 7वां दिन चल रहा था। तो उस समय भारत के जो विदेश मंत्री हुआ करते थे जसवंत सिंह, और जो होम मिनिस्टर जो थे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी का कहना था कि ये गलत है, मतलब हम ये 3 आतंकवादी जो खतरनाक आतंकवादी हैं उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमको भविष्य में खतरा महसूस होगा अगर इसको हम अभी छोड़ दिए। लेकिन भारत के पास मौका तो था। देखिए, मौका तो था अमृतसर एयरपोर्ट पे अगर सैनिक कार्रवाई की जाती, जिस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए हम छोड़ भी देते हैं तो आगे क्या होगा, जैसे मोहम्मद बनेगा, उसके बाद मुंबई अटैक, संसद भवन, ये सब देखिए, ये सब इसी का परिणाम था। अगर इसको हम ख़त्म कर देते तो ये हमको देखने को नहीं मिलता। तो नेक्स्ट देखिए क्या हुआ कि जसवंत सिंह तीनों आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंच गए। वहाँ पे क्या हुआ कि ये आतंकवादियों को दे दिया गया और उसके बदले में सिविलियन को छुड़ा के लाया गया। अब क्या होता है कि जैसे मोहम्मद 2000 ईस्वी में मौलाना मसूद अजहर ने जैसे मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था जैसे मोहम्मद। इसका फाउंडर कौन था? तो मसूद अजहर। जो मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाया गया था वही क्या करता है, अगले साल 1999 में ये छुटता है और 2000 में देखिए 31 दिसंबर को छुटता है और जनवरी में क्या होता है, ये इसको फाउंड किया जाता है। किसको? ये जैसे मोहम्मद। जब जैसे मोहम्मद 2000 में बन जाता है, उसके अगले साल 2001 में क्या होता है, दिल्ली के संसद भवन पर हमला कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इसी जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी थे उसके द्वारा। आप देखिए लगभग 6-7 सालों के बाद फिर से क्या होता है, मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया। देखिए भारत को एक के बाद एक चोट दिए जा रहा है और भारत के नेता लोग और भारत के जो रॉ और आईबी के लोग हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए इजराइल से कुछ सीखना पड़ेगा हम लोग को। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है। जब तक उसको ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेता। हम बात करेंगे इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद इतना पावरफुल एजेंसी है कि वो अपने दुश्मन को ढूंढ के मारती है। जब तक वो मार नहीं देती तब तक छोड़ती नहीं। तो हम लोग को भी सीखना पड़ेगा। देखिए एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक वो गए हम लोग बम पटक के चले आए, ऐसा नहीं करना है। मतलब हमारा जो टारगेट है, देखिए मौलाना मसूद अजहर अभी भी खुलेआम सांड की तरह चुट्टा कहाँ बोक रहा है, पाकिस्तान में बोक रहा है। और कुछ देर पहले हम लोग सोचे थे कि इसको हम क्या करें, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दें। तो बगल में एक और चुट्टा है चीन, वो क्या करता है कि हमेशा वीटो का प्रयोग कर देता है। वो कहता है कि नहीं, इसको हम आतंकवादी घोषित नहीं करेंगे। आप समझिए मतलब क्या बताएं। और अब नेहरू जी से जो गलती हो चुका है अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं कि उन्होंने अगर वीटो का अधिकार भारत को मिल जाता, क्योंकि यूएनओ चाहता था कि भारत क्या ले, वीटो का अधिकार ले ले, लेकिन भारत नहीं लेके किसको दे दिया गया, चाइना को। तो वो अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन देखिए भारत का रॉ और आईबी को पता ही नहीं चला कि ये क्या है, प्लेन हाईजैक होने वाला है। मतलब हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है बता, इतना मतलब लापरवाही कैसे हो सकती है कि मतलब देखिए नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट पे क्यों नहीं सजग रहा, क्योंकि वहाँ भी आईबी रो का एजेंट होगा। उनको पता चलना चाहिए कि ये प्लेन हाईजैक होने वाला है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही है, ये सब पता होना चाहिए। देखिए उसी के चलते देखिए यह संसद हमला, कितना सिविलियन हम लोग 171, देखिए इधर 171 को बचाने के लिए हम लोग 200-400 से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे बलि देना पड़ा। अगर वहाँ पे हम लोग मान लिए कुछ 171 में से कुछ की जान अगर चली भी जाती, कुछ अगर बच भी जाता तो इतना हमको गंवाना नहीं पड़ता। उसके बाद ये जो मौलाना मसूद अजहर, ये सब को हमको छोड़ना नहीं पड़ता। जिस तरह से कसाब को फांसी पड़ा उसी तरह से सभी को फांसी पे लटका दिया जाता है, तो कितना अच्छा होता है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।